अपना बच्चे आज का टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने एंट्रोपी पढ़ी थी, स्पॉन्टेनिटी पढ़ी थी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत पहले ही पढ़ लिया था। उन सब में से तो किसी का डाउट नहीं है। अब आज के टॉपिक में अपने पास जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें क्या है देखो, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज. The energy of the universe is always conserved, whereas the entropy of the universe always increases in natural process. ये क्या है बच्चा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोला इसमें? एंट्रोपी हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। एंट्रोपी क्या थी बच्चा? डिग्री ऑफ रेंडमनेस, है ना। जैसे मैंने वो पेन वाला एग्जांपल दिया था, गिरा के मैंने कहा था वो रेंडमनेस फैल गई है। एक नेचुरल प्रोसेस होगा, कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा, उसमें हमेशा स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज करती जाएगी। इवन यूनिवर्स के केस में जब हम लेते हैं, देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन एनी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी नेचुरल प्रोसेस के अंदर। अब इसमें इफ डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इफ डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, the forward process is non-spontaneous, and the reverse process may be spontaneous, and if delta S total is 0, the process is in equilibrium. Clear है ये? अब आता है गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। यहां से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मीनिंग पे ध्यान देना जरा। यहां गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, इन तीनों को रिलेट करा रहे हैं। पहले गिब्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम। पहली बात ये ध्यान रखना, इट इज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। अब इसमें फर्क क्या है? अगर मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ वर्क डन कर सकता हूं, क्या मैं उतना वर्क डन कर सकता हूं कि मेरी सारी ही बॉडी के जान प्राण निकल जाए और मैं वर्क डन ही करता रह जाऊं? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं जान प्राण ही निकल गई, ऑब्वियसली मैं मर ही गया, तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं, वो तो मेरा ही काम तमाम हो गया। मेन कहानी क्या है कि अगर मेरे को वर्क डन करना है तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी बॉडी अपनी मेंटेनेंस के लिए भी तो रखेगी। उस मेंटेनेंस वाली एनर्जी को छोड़कर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, only that can be converted into work done. अगर मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, बार बार ये वाला हमारे पास सिस्टम था, इसके अंदर अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स हमने रखे हुए हैं, अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लिया हमने एनर्जी दे दी, एक्साइटेड है काफी, ये क्या करेंगे, ये ऊपर इसके पिस्टन के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे और ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगा। पर उन मॉलिक्यूल्स को खुद के लिए, अपने लिए भी तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी कि नहीं? तो उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को छोड़ के जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी थी, जिससे वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी। ये बात समझ में आ गई है? पक्का? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या आती है? गिब्स एनर्जी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम, it is not the total energy, it is that extra amount of energy, maximum amount of energy which is available to the system, which can be positively converted into work done. डन है। फिर हमारे पास देखो रिलेशन क्या है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G क्या है हमारे पास? गिब्स एनर्जी। H क्या है? एंथैल्पी। T है टेम्परेचर और S क्या बचा? एंट्रोपी। ये फॉर्मूला लिखते चलो। गिब्स फंक्शन और एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, गिब्स फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं। स्टेट फंक्शन कौन सा, एक्सटेंसिव कौन सा, इंटेंसिव कौन सा, इनके बारे में हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या है। तो ये ध्यान रखो, गिब्स फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बच्चा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर बात है ये? अब H किसके इक्वल था? U प्लस पीवी, ये हमने पहले लिखा हुआ है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो हमने डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल वी किया था, याद है? G किसके इक्वल है बेटा? H माइनस टी एस। तो मैं H की जगह पे U प्लस पीवी लिख लूं और माइनस टी एस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे गिब्स एनर्जी चेंज निकालना है तो डेरिवेटिव कर दे। डेल्टा G ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा ऑफ टी एस ऑफ सिस्टम। डेल्टा H ऑफ सिस्टम माइनस
अब ये जो टी एस है इसके अंदर क्या लगेगा, डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल, एस को रखा टी का डेरिवेटिव, टी को रखा एस का डेरिवेटिव, ऐसे ही होता है। हाँ जी आरुष विजय क्लियर है ना? ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल रखा, एस को रखा टी का डेल्टा टी हो गया, टी को रखा एस का डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो है तो ये वाला जो पार्ट है ये खत्म ही हो गया यहाँ से। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल एस जो हमारे पास है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला मिल जाता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये? यूनिट ऑफ जी क्या रहेंगे बच्चा, किलो जूल पर मोल और जूल पर मोल। डेल्टा जी जूल पर मोल, डेल्टा एच किसके इक्वल, जूल पर मोल, और टी डेल्टा एस किलो जूल। ये क्या है हमारे पास, देखो केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल, तो केल्विन केल्विन कट के वही जूल पर मोल हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, टी डेल्टा एस एनर्जी विच इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। क्योंकि डेल्टा एच क्या था, देखो अब यहां समझ के देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच क्या है, ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी। उसमें से टी डेल्टा एस जो है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये हमारे सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए लगेगी। तो इसको अगर डेल्टा एच में से माइनस करेंगे तो बची हुई एनर्जी डेल्टा जी के इक्वल आएगी, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो डेल्टा जी क्या है, इट इज द नेट एनर्जी अवेलेबल डूइंग यूजफुल वर्क, सो इट इज मेजर्ड ऑफ फ्री एनर्जी। क्लियर है? अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये लिखो बच्चा, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप वो प्रोसीड कर सकता है। अगर डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगा, हाथ करके करना भी पड़ेगा तो इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन खुद प्रोसीड करेगा। अगर डेल्टा जी जीरो है तो मतलब ये क्या, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब प्रोसेस डज नॉट अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट मे हाउएवर गो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये क्लियर है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस था कि नहीं, यही था अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब देखो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो मेरे पास अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा, और टी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही बनना है। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हमारे फेवर में जा रही है कि नहीं चीजें, टी डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच अगर नेगेटिव रहेगा तो ये रिएक्शन को फेवरेबल उसमें रहेगा, स्पॉन्टेनियस के फेवरेबल कंडीशन में रहेगा। ये क्लियर है? ये फेवर करेगा कि रिएक्शन अपने आप अकर करेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा अगर डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्योंकि उससे फिर डेल्टा जी के नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। पॉसिबिलिटी क्या, बेसिकली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी नेगेटिव ही आ गया। ऐसे ही अगर डेल्टा एच नेगेटिव है पर टी डेल एस नेगेटिव आ जाए, अब अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला में माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, फिर तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव बन गया, अब बात बनेगी मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो हमें स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से बड़ा होगा तो ओवरऑल डेल्टा जो हमारे पास जी रहेगी उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं, ये बात समझ रहे हो? नेगेटिव बच्चा देखो जरा, हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही है कि नहीं? अब मैंने क्या बोला, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, टी डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, अगर मान लो इसकी भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यही बोला ना। अगर ये नेगेटिव है तो यहां फॉर्मूला में डालेंगे माइनस एच, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस बना कि नहीं है। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर मुझे क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कब आएगी, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन टी डेल एस होगा कि नहीं। इन मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी होगी तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी कि नहीं, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा।
और अगर डेल्टा एच की वैल्यू मैग्नीट्यूड में टी डेल एस से छोटी हो जाएगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है? और दोनों अगर इक्वल हो गई तो फिर तो जीरो ही हो गया, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर बात है ये? ऐसे ही अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और टी डेल एस भी पॉजिटिव आ गया, तो देखो टी डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो उस केस में टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट करेगा। क्लियर बात है ये? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या है? देखो, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इन विच the reactants in their standard state are converted into product in their standard state is called standard free energy change, that is delta G naught। तो कुछ अलग फर्क नहीं है, रिएक्टेंट भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे, प्रोडक्ट भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उस वक्त जो एनर्जी में चेंज आता है उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर है ये? डन है। अब डेल्टा आर जी नॉट मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन is equal to sum of the standard free enthalpies of formation of product minus sum of the standard free enthalpies of formation of reactants। Done है? Delta RG naught is equal to sigma of delta G of product minus delta G of reactants। क्लियर है? तो प्रोडक्ट्स के सारों की फॉर्मेशन का डेल्टा जी माइनस रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन का डेल्टा जी, सबका समीशन हमने किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है? द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ये याद रखना क्या है? द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। क्लियर है? यहां देखो बच्चे, इस न्यूमेरिकल में हमें सीधा सीधा क्या बोला गया है, ध्यान देना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन डेटा फ्रॉम द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेटा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है बच्चा? C6H6 प्लस 15/2 O2 gives 6CO2 प्लस 3H2O। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? बेंजीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, बेसिकली कंबशन का रिएक्शन है, सीधा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट हो गया, है ना? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है सीधा सीधा। अब इसके अंदर देखो गिवन क्या है हमारे पास? डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 172.8 किलो जूल पर मोल, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 394.4 किलो जूल पर मोल, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज माइनस 228.6 किलो जूल पर मोल। ये गिवन है, मुझे क्या करना है? ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकालना था। तो एक बात देखो बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों की डेल्टा जी को प्लस करें, C6H6 और O2 रिएक्टेंट से इनको प्लस करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं? फर्क सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशंस क्वेश्चन में दे रखी हैं, ये 1 मोल के लिए, तो अपने एज पर नंबर ऑफ मोल्स में इनको अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी कि नहीं? सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया? डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स में 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम्स डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ C6H6 प्लस 15/2 डेल्टा जी नॉट ऑफ O2। समझ में आई है? प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी का सम माइनस रिएक्टेंट्स का डेल्टा जी का सम, सॉल्व कर दिया, सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। कुछ टफ नहीं है इसमें, सीधा सीधा डेटा गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाता है। क्लियर है बच्चा? इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट कर लेंगे, आसानी से समझ में आएगा। अब यहां पर जो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो इसमें क्या है? द रेशियो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। ये क्या है? डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल एंड द प्रोसेस विद नेगेटिव डेल्टा जी इज कॉल्ड एक्सोऑर्गिक। ये ऑर्गेनिक, बेसिकली एक्सो ऑर्गेनिक हमारे पास क्या प्रोसेस विद जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो क्या है? एक्सो ऑर्गेनिक। एंड विद पॉजिटिव डेल्टा जी, पॉजिटिव डेल्टा जी का मतलब क्या हुआ? जो खुद नहीं हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें खुद एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं हुआ, हमें खुद सप्लाई करके एनर्जी तब वो रिएक्शन प्रोसीड कराना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा? एंडो ऑर्गेनिक। क्लियर है?
एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो खुद मा खुद हो जाएगा। खुद मा खुद होगा तो एनर्जी रिलीज ही कर रहा होगा, उल्टा डेल्टा जी उसमें नेगेटिव रहने वाला है, तो एक्सो ऑर्गेनिक, और जिसमें हमें खुद एनर्जी सप्लाई करके उस रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा, वो एंडो ऑर्गेनिक आ गया। डन है। फिर है डेल्टा एच नॉट एफ एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज जीरो, बट डेल्टा एस नॉट ऑफ एलिमेंट नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ ये बेसिकली गिब्स एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो हो सकता है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कभी जीरो नहीं होगा। फिर है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इजी है, लेकिन देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ की। ये हमारे पास सीधा सा क्या है, एक रिलेशन है डेल्टा जी का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू के साथ। अब क्यू क्या होता है, इसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये होता क्या है देखो, लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। ये जो साइन होता है बच्चे, ये क्या होता है इक्विलिब्रियम का, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगला चैप्टर अपना यही रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, दोनों में बराबर रेट आ जाएगा, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसमें क्या रहता है देखो, डेल्टा आर जी इट इज रिएक्शन गिब्स एनर्जी, डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, क्यू क्या होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। डन है। तो देखो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्लियर है ये? अब देखो हो कैसे रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती क्या है, ये याद रखना है। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी जब हम करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक किसी रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम में है, उस वक्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर है? और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी यही इसी चीज के इक्वल होता है। वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। लेकिन इक्विलिब्रियम में Q और K इक्वल हो जाते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी कंडीशन के लिए है कि रैंडम किसी टाइम पे रिएक्शन चलते चलते मैंने कहा भाई जितना प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जितना रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, उन दो चीजों का रेशियो अगर मैं ले लेता हूं तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। लेकिन इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर होगा तो उसी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर बात है? तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? पक्का आरुष? पक्का क्लियर है बच्चे सबको? चलो, तो इसके बाद हमारे पास K क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QP क्या है, इफ द स्पीशीज आर गैसियस these concentration are expressed in partial pressures and the reaction quotient will be QP। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो गैसियस स्टेट में हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स गैस हैं, तो हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर की टर्म्स में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के केस में ले रहे हैं पर लीटर के हिसाब से, अगर वो एक्वस या लिक्विड फॉर्म में होता। सिंस ये रिएक्शन में अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो वहां पर हम हमेशा कंसंट्रेशन की जगह क्या लेते हैं बच्चा, हम लेते हैं अपने पास पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर अगर मैं इनकी जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B से रिप्लेस कर दूंगा इन्हें। क्लियर है? तो उस वक्त हम रिएक्शन क्वोशिएंट को रिप्लेस किससे करेंगे, QP से। क्लियर है? ये सिंपल है हरमन, ध्यान दो बच्चे। ऐसे ही QC क्या आएगा, इफ द स्पीशीज आर इन सॉल्यूशन द रिएक्शन क्वोशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय QC, जो हमने सीधा सीधा वो रिएक्शन कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लिखा है। एट इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू Q, कॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड डेल्टा RG की वैल्यू क्या रहेगी उस वक्त, जीरो। इक्विलिब्रियम में हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा G जो हमारे पास गिब्स एनर्जी चेंज, अगर वो नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इक्वल्स टू जीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा RG की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, बिकॉज द रिएक्शन मिक्सचर हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इन आइदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है ना
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितना आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ेगा उतना ही पीछे प्रोसीड कर जाएगा, तो बिल्कुल सेम कंसेंट्रेशन रहेगी, तो नेट चेंज कुछ नहीं आएगा, डेल्टा आरजी उस टाइम पे जीरो रहेगा। तो डेल्टा आरजी की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करी, डेल्टा आरजी नॉट इज इक्वल टू आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ के, और डेल्टा आरजी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, और नेचुरल लॉग को लॉग लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास डेल्टा आरजी नॉट की वैल्यू आ गई है माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। ये बात समझ में आई है? जो ये नेचुरल लॉग है इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से हमने मल्टीप्लाई किया। हाँ जी, स्कूल में तो आर की वैल्यू अलग बताई थी 0.83 ऐसा करके, वही है बेटा जो हमारे पास देखो लिखते हैं 8.314 0. देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे अगर कोई ये बच्चा कहे कि भाई मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो बुक में कहीं अलग दिख रही है, या किसी स्कूल में या किसी दोस्त ने या अलग अलग जगह पे अलग कैसे है, आर की वैल्यू अलग होती है यूनिट्स के हिसाब से। अगर यहाँ जूल्स पर केल्विन की पर मोल की जगह पे अगर मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूं तो यहाँ पर आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैं इनकी सारी ही वैल्यू तुम्हें दे दूंगा, ये जो हमारे पास 4-5 वैल्यूज हैं मैं वो सारी ही वैल्यू तुम्हें दूंगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जो हमारे पास जो स्टेट ऑफ वो सिस्टम जो है एक नया चैप्टर कौन सा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं बचा, जो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ही है एक और चैप्टर जो डिफरेंट स्टेट्स के रिगार्डिंग है, नहीं अब है नहीं क्या सिलेबस में, वो अपने देखना देखो एक बारी, जो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर है ना उसके अंदर हमारे पास यही नहीं, हाइड्रोकार्बन से पहले कौन सा चैप्टर है, उससे पहले बस फिर इसमें है नहीं, हट गया वो सिलेबस से, वरना पहले क्या होता था जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर था उसमें आर की वैल्यू आती थी, इवन फिर भी मैं दूंगा ही, वो जरूरत पड़ती है हमें, तो ना वो आर की वैल्यू मैं तुम्हें बता दूंगा, जो डिफरेंट आर की वैल्यूज है वो यूनिट्स के हिसाब से चेंज होती है, 8.3 वाली भी होती है और मतलब 0.8 वाली भी होती है, 0.008 वाली भी होती है, तो वो डिपेंड करेगी, और एक ऐसी भी आएगी जो 8 के अलावा कुछ रहेगा, तो मैं सारी वैल्यूज तुम्हें दे दूंगा, वो लिख लेना है, ठीक है। अभी पहले ये देखो डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के, तो लॉग के की वैल्यू क्या निकली बेटा, डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर टी। अब लॉग हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं या क्या लेते हैं, एक्सपोनेंट, तो k इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर। ये जो एक्सपोनेंट होता है इससे लॉग कट जाता है, तो यहां का लॉग हट के k रह गया और ये e की पावर चला गया। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चा। तो k इज इक्वल टू, अगर एक्सपोनेंट को मैं टू द बेस 10 की तरह लिखूं तो 10 रेज टू द पावर माइनस डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर, ये हमारे पास k के साथ इसका रिलेशन आ जाता है। फिर आता है देखो, अगर k की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो डेल्टा आर जी नॉट ग्रेटर देन जीरो रहेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो डेल्टा आर जी नॉट लेस देन 0 रहेगा। सीधी बात है, वो रिलेशन के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट माइनस टी डेल एस, है ना, ये था रिलेशन हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, जिसको हम और डेल्टा जी को माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। देखो बच्चे, तो यहां से डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस आता है। अब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग को वो ऑब्वियसली 2.303 लिख के लॉग के लिख लेंगे। अब यहां से अगर मैं इस वैल्यू को जो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू थी और माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के को इक्वेट कर दूं, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के टी डेल एस माइनस डेल्टा एच नॉट, क्या किया मैंने, जो इसका नेगेटिव था इधर जाके मैनेज कर लिया, यहां से नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू ये निकल सकती है, नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू क्या है, टी डेल एस माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय आर टी। डन है। अब आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 12th के अंदर भी एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा अपने पास। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल क्या है बेटा, ईएमएफ ऑफ अ सेल, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम्स होती है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज हो जाएगा अपने पास। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट, ई नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या था, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, ऐसे ही ई नॉट भी हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर बात है ये? ठीक है। अब आता है उसके बाद बच्चा हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। क्या बोला है? एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस माइनस एस नॉट विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी सीपी बाई टी डी टी। एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर। एस नॉट है एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। एस नॉट की वैल्यू जीरो रहेगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ और एस की वैल्यू जीरो टू टी इंटीग्रेशन सीपी बाई टी डी टी होता है। ये सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है बच्चे? फॉर्मूला याद रखना है। बहुत रेयर होगा कि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर तुम इसे यूज करोगे, क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला आता होना चाहिए। व्हेन द एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट, when the entropy of one mole of a substance is expressed as the standard state, it is called standard molar entropy. And delta S naught क्या आएगा? Sum of standard entropies of product minus sum of standard entropies of reactant. That is sigma of S naught of product minus sigma of S naught of reactants. क्लियर है? ये हमारे पास आ गया बच्चे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकली पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और ये आगे के सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लिए ओपन हो जाते हैं। हर बच्चे को सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर की। हर बच्चा क्या करके लाएगा? क्विक नोट्स बना के लाएगा बच्चे। पूरी फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए सबके पास। एक गो थ्रू लेके आएंगे और फिर हम, हाँ मैं चेक भी करूंगा, और फिर हम ये इसी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? डन।